हम्म। हेलो गाइस, दिस इज सुरेन कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी हमारे क्रमवीर श्रृंखला 2.0 के धीर वीर गंभीर योद्धाएं, थोड़ा जल्दी आ जाए सारे बच्चे। और सबका स्वागत है भाई, जितने भी महारथी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार भाई अंकुश, याचिका जी, तानिया जी, वर्णिका जी, भावना जी, करमजीत साहब, मधु जी, प्रियंका, सबका स्वागत है। बताओ भाई मेरी आवाज़ आ रही है? और कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी? प्लीज़ कमेंट करते जाएं। स्वास्थ्य सही है आप सबका? और कैसी रही कल आपकी दिवाली? बताओ जल्दी जल्दी। एक तो कंफर्म कर दीजिए। देखो इंटरनेट का थोड़ा सा डल चल रहा है मामला, है ना? अच्छा, ठंड में इंटरनेट भी कम चलता है क्या? जुबान तो कम चलती चलती है, ठंड में इंटरनेट भी मुझे लगता है कम चलता है ना। कोई रिप्लाई कर दो भाई, किसी का जवाब नहीं आ रहा है हमको। कैन यू प्लीज कमेंट? आप थोड़ा जवाब दे दीजिए, क्या हमारी आवाज़ आ रही है आप सबको? सारे बच्चे बता दे भाई। नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है सारे बच्चों का। और सभी कर्मवीरों का स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे थोड़े हालचाल बता दो अपने भाई। चलो, सबका बढ़िया हालचाल है, सब मज़े में ना? गुड गुड गुड, चलो शाबाश, बढ़िया है। खुश रहो भाई, है ना? यही ज़्यादा ज़रूरी है बाकी जीवन में। और कुछ हाथ में नहीं आता है ना। मस्त रहो, खुश रहो। चलिए, तो क्लास आज जो है हमारी किसके ऊपर है? जनरल साइंस के ऊपर है ना? सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और आपने पढ़ लिया होगा, इसमें थंबनेल में आपने देख लेंगे। और मुझे लगता है कि आप तैयारी व्यारी भी करते हो, नहीं? आपको कुछ टाइम मिल जाता है पढ़ने का, है ना? तैयार कर लिया करो भाई। ये 2-3-4 घंटे पहले ही आपको क्लास मिल जाती है, तो कृपया करके क्या किया करें आप, थोड़ा ध्यान से इसको क्या कर लिया करें, देख लिया करें। जैसे कि हीट के बारे में इधर बात हो रही है, साथ ही साथ बात हो रही है टेम्परेचर के बारे में, है ना? और टेम्परेचर या हीट के जो लॉ होते हैं उनके बारे में बात हम करेंगे आज की कक्षा में, है ना? तो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लिया करो ना, कृपया करके। चलिए, हम बिना देरी के हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे सारे बच्चे आंसर करेंगे। बोलिए क्या है सही जवाब? ध्यान से जवाब देना है ना। थोड़ा साइंस, जो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ह्यूमैनिटी वालों को थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन काय की तकलीफ है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिलेक्शन चाहिए तो सब पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर देखना पड़ेगा, जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर सिलेक्शन चाहिए तो सब करना पड़ेगा। जिसको कुछ हासिल करना है अपने जीवन में, उसे सब करना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा। और किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा ना। जब हम सहते हैं तो किसी से कहते नहीं है। ओके, चलो अब आंसर करो। और जो कहते हैं वो सहते नहीं है, याद रखना जीवन में ना। करो आंसर फटाफट से। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। सारे बच्चे आंसर करें जल्दी से। कुमार विष्णु, गुड मॉर्निंग। अरे भैया, अंधेरा हो रहा है तुमको यार, ये सुबह दिखाई दे रही है, गुड मॉर्निंग बता रहे हो यार। अंधेरा हो रहा है, अभी शाम हो रही है और तुमको सुबह दिखाई दे रहा है। बट ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब आंखें खोल लो बेटा, है ना? हो गया, गुड मॉर्निंग। करो आंसर जल्दी से। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करो। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक कथन, कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, जल्दी बताएं। कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती। दूसरा है, किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतर हमेशा आवश्यक है। तापन करने पर वस्तु की लंबाई और आयतन यथार्थ बने रहते हैं। जब जब तापांतर होता है, ऊर्जा अंतरण का एकमात्र मार्ग ऊष्मा ही होती है। तो ये तो रही भाई हिंदी।
अब देख लो इसकी इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हीट। करिए आंसर। नो एनर्जी और हीट। यहाँ पे जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इधर आपको अगर एनर्जी दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो आप इसको मान के चलिए हीट है ये, है ना। यहाँ पे हीट जो है वो एनर्जी है, ठीक है कि नहीं, उसमें ताकत होती है, एनर्जी होती है। चलिए, तो नो एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंसेस ऑफ द टेम्परेचर इज हीट। Differences of the temperature is always necessary in any energy transfer. The C option is the length and the volume of the object remain accurate on the heating. The D option is whenever there is a differences of the temperature, heat is the only way of the transfer of energy. क्या है सही जवाब, जल्दी बताएं। चलिए मस्त रहो भैया, कुछ नहीं है ना, चलो फाइन है, चलता रहता है ऐसे, जीवन ऐसे ही चलता है। दैट्स वाई द लाइफ। इसमें उल्टा पुल्टा होता रहता है, कई बारी जानबूझ करके और कई बारी अनजाने, तो इसी का नाम जीवन है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता विंता नहीं करना होता है, मस्त जियो आराम से, है कि नहीं। चलिए, तो राइट आंसर बताना है आपको। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। करेक्ट को पता करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन। करेक्ट को पता करना है। कोई ऊर्जा अंतरण, ऊर्जा अंतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। देखो हिंदी भी आनी चाहिए भैया, अगर हिंदी नहीं आएगी तो मुश्किल हो जाएगी आपको, इसलिए हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कोई ऊर्जा यानी एनी एनर्जी एनी हीट, और अगर उसका अंतरण हो रहा है यानी उसका ट्रांसफर हो रहा है जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब हम अगर बात करते हैं, तापांतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन द हीट और एनर्जी। बात समझ मारिए। यहाँ पे आप देखेंगे सवाल ये है कि इसको हीट को आपको डिफाइन करना है, ऊष्मा को डिफाइन करना है, बात कर आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, किसी भी पदार्थ की किसी भी सबस्टांस की क्या होती है, उसकी ऊर्जा को बताता है, उसकी एनर्जी को बताता है, उसकी काम करने की क्षमता को भी ये डिफाइन कर देता है। बात समझ में आई। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको जूल में मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है। हीट को, एनर्जी को हम किस में, जूल में क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। तो सारे बच्चों को अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए कि अगर उसमें क्या नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का अगर तापांतर उसमें नहीं है, एनर्जी के अंदर अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम हीट नहीं कहेंगे। हीट किस लिए, यहाँ पे ऊष्मा की आवश्यकता किस लिए होती है, ऊष्मा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमको किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलना होता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था का मतलब, अगर मान लेते हैं हमारे पास में आइस है, बर्फ है, बात समझ में आ रही है, और अगर मुझे इसकी क्या करनी है, अवस्था बदलनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट दूंगा तो ये क्या होगा, हीट के बाद ही ये क्या होगा भाई, वाटर में कन्वर्ट होने वाली है। अगर मेरे पास में पानी है, अगर मेरे पास वाटर है, और अगर मैं इसको हीट दूंगा, इसको मैं ऊष्मा दूंगा, तो ये पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो अवस्था है वो क्या है, बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए अवस्था परिवर्तन के लिए, उसकी स्टेट के ट्रांसफर के लिए, चेंज के लिए क्या है, उसको हीट देना, ऊर्जा देना, ऊष्मा देना आवश्यक होता है। ये अच्छे से आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए इज द वेरी गुड आंसर, वेरी राइट आंसर। ये कह रहा है किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतर हमेशा आवश्यक है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई। देखो ये कुछ टर्म्स हैं, ऑलवेज वाले, सेल्डम वाले, नॉट ओनली वाले, तो ये सब आप देख लीजिए, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। हमेशा कुछ नहीं रहता भैया, हमेशा का मतलब क्या होता है ना, मैं हमेशा सच बोलता हूँ ऐसा नहीं होता है, कोई हमेशा झूठ बोलता है ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बहुत शानदार है वो हमेशा शानदार है ऐसा नहीं होता है। समझ लीजिए, हर व्यक्ति में, हर अवस्था में कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। तो ये जरूर याद रखना है, इससे कई सारे सवाल आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तापन करने पर वस्तु की लंबाई और आयतन यथार्थ बने रहते हैं, गलत स्टेटमेंट है। अगर आप क्या करोगे, किसी को हीट दोगे, किसी भी कोई भी अवस्था है, तो क्या होगा, क्या आप समझ सकते हैं कि उसका वॉल्यूम एक जैसा बना रहेगा, उसकी लेंथ एक जैसी बनी रहेगी। आप अगर आयरन है, अगर ये लोहा है, और लोहे को क्या करो आप, लगातार आप क्या करो, उसको ऊष्मा दो, उसको क्या करो, हीटअप करो, उसको तापमान दो, तो क्या होगा भाई,
आप सब जानते हैं ये एक्सपांड करेगा। जब जब किसी को हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो क्या करता है वो एक्सपांड करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी अपवाद है, हमेशा हर वस्तु के साथ में ऐसा नहीं होगा। तो याद रखना है आपको, जब जब तापांतर होता है ऊष्मा अंतरण का एकमात्र मार्ग ऊष्मा ही होती है। गलत है, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो राइट आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन का नंबर 1 का हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है सेकंड का क्या है सही जवाब, बताना है आपको। पारा थर्मामीटर के काम करने का सिद्धांत क्या है, जल्दी बताइए। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मर्करी थर्मामीटर इज, क्या है सही आंसर बताएं सारे बच्चे। सभी सभी कर्मवीर जल्दी आंसर करो। और बहुत सारे महारथी कक्षा में होते नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी सही लगता है। देखो जिनको सिलेक्शन चाहिए वो तो कक्षा में होते हैं, और जिनको पता है कि वो डायरेक्ट जाकर के प्रधानमंत्री बनेंगे या डिपार्टमेंट के हेड बनेंगे, तो वो क्लास क्यों लेने लगेंगे ना। तो बढ़िया है, जो बच्चे नहीं है अब समझ लो कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे, डायरेक्ट मंत्री बनेंगे, है ना, MP MLA बनेंगे। चलिए ऐसा है, बिना अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको बड़ा पद चाहिए तो बड़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, ज़बरदस्त नॉलेज जिसके पास होगी, जिसके पास एक्सपर्टीज होंगी, वही आगे जाने वाला है, वही कंपटीशन में कॉम्पीट करेगा। ओके, तो भूलना मत इस बात को। और जो महारथी जो कक्षा में नहीं है उनको कन्वे कर देना भाई, बहुत सारे महारथी कक्षा में नहीं है, चलो बढ़िया है, लेकिन सबके सिलेक्शंस भी नहीं होते ना, ये भी तो कंफर्म है। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए यहाँ पे सवाल है, पारा थर्मामीटर के काम करने का सिद्धांत क्या है। गर्म करने पे पदार्थ के घनत्व में बदलाव, गर्म करने पे पदार्थ का विस्तार, पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध, गर्म करने पे पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। क्या है सही जवाब। बहुत बढ़िया, ज्यादातर ने आंसर सही दिया है। देखिए जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मरकरी थर्मामीटर के बारे में, Hg जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, है ना, क्या होता है, हैवी क्या है ये धातु होती है, और हैवी धातु होती है, हैवी मेटल होता है ना। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल ये दोनों में ही नहीं आता है, समझ में, ये लिक्विड होता है बेसिकली। अब यहाँ पे ये क्या है, इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है ज़्यादातर। आप देखेंगे इसका इस्तेमाल, ये पॉइजन होता है, जहर होता है, समझ लो आप इसको। अगर कोई खा लेगा तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। पेस्टिसाइड वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों को मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन औषधि विज्ञान में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास में, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होते हैं ना। एक तो है आपके पास में, ये तकनीकी ने सब कुछ संभव बना दिया। अब ये जो यहाँ पे Hg जो है, यानी मरकरी थर्मामीटर की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, जैसे ही इसको क्या होगा, अगर आपको बुखार आ रहा है, बात समझ में आई, तो क्या होगा, जैसे ही आपको टेम्परेचर ये मेजर करेगा तो इसमें जो पारा होगा वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, यानी फैलने का काम करेगा। और अगर आपको बुखार नहीं है तो ये या तो अपनी सेम अवस्था में रहेगा, या फिर क्या करेगा, ये जो है कह सकते हैं संकीर्ण हो जाएगा, यानी सिकुड़ना स्टार्ट करेगा। तो गर्म पड़ने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव, तो डेंसिटी नहीं बदलती है, डेंसिटी में कोई इसके में परिवर्तन नहीं आता है। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अरे भैया मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ आपको, कैसी बात कर रही हैं आप कटारिया जी। भाई पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब बदल गया है मामला। पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे गवार, यही कहा जाता था क्या, और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे होशियार। तो आज की डेट में आप देखो, यहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, है ना, वैकेंसी नहीं निकल के आती है, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है ना, सब के सब भटकते रहते हैं। और खेलने कूदने वाले जो हैं, देखो आप करोड़ों कमाते हैं, है कि नहीं। धोनी साहब को देखो, देख लें आप साल की कितनी इनकम है, विराट कोहली किसी को भी देख लो, किसी भी क्रिकेटर को देख लो आप, किसी को भी, पहलवानों को देख लो, करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। यहाँ पे ससुरा आदमी घिस घिस के मर जाएगा यूपीएससी में,
और लगातार हालत खराब हो जाएगी, उसके बाद में भी कोई संभावना नहीं है कि वो एसडीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, वो डीवाईएसपी बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आपने क्या किया, एक मेडल ला करके दे दिया सरकार को किसी भी स्पोर्ट्स में, तो आपकी डायरेक्ट आप एसडीएम की पोस्ट पे, डिप्टी कलेक्टर डायरेक्ट आप डीवाईएसपी, है कि नहीं। अगर आपने सुना होगा तो हरियाणा के हैं कोई रेसलर, जानते हैं आप सब, योगेश्वर दत्तू साहब डीवाईएसपी वो, है ना। तो मजे से आराम से उन्होंने खेला और पटकनी दी लोगों को, और उसके बाद में डायरेक्ट क्या हुआ, खूब पैसा मिला, और उसके बाद में अब क्या है, डीएसपी है ना। कुछ वक्त के बाद में एसपी हो जाएंगे, सोच रहे हैं आप। इधर आप देखेंगे पीवी सिंधु, दुनिया भर के आप, मैं बता सकता हूँ आपको, वो सब क्या है, वो खेल कूद करके ही क्या हुआ है उनको, ये तमाम तरह की क्या मिली हुई है, नौकरियां मिली हुई हैं। अब देख लो, आप पढ़ लो बेटा या खेल कूद कर लो, क्या करना है बताओ, पढ़ाई करके या फिर खेल के, कैसे नौकरी चाहिए, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से, कैसे नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करके के खेल कूद के। तो अब आप देख लो, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे गवार, और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे होशियार, या इसका अपोजिट करना है। इसका मतलब कोई भी बात लागू नहीं हो रही है, बात समझ रहे हैं। वक्त के साथ में चीज़ें क्या होती हैं, ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। तो ये कहावतें, अब पता नहीं तुमको, तुमने सुनी है नहीं सुनी है, हमको तो बहुत ऐसे सुनाया गया है। खैर चलो, पढ़ाई करके, हाँ तो पढ़ाई, इतनी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। इतनी पढ़ाई से काम नहीं चलने पड़ेगा, एकदम हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि वो पहलवान करते हैं सारे। पहलवान पहलवान अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है, 4 बजे दौड़ना है तो 4 बजे दौड़ना है, 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, यानी एएम में, सॉरी पीएम में नहीं। 5 किलोमीटर अगर क्या करना है उनको दौड़ना है, तो अगर 4 बजे उठना है तो उठना है, समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह का स्ट्रिक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो है रूल फॉलो करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, है ना, पुरुषार्थ का पालन करना पड़ेगा आपको, और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इतना आसान थोड़ा होता है ना। करोड़ों लोगों में वो बनते हैं, एक कोई अधिकारी बनता है, ऐसा नहीं है। अधिकारी जो है आप देखेंगे कि 10 लाख के आसपास, 12 लाख, 10 और 12 लाख के आसपास लोग यूपीएससी में क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, और उसमें से देखो आप 1,000 के आसपास क्या होती हैं, वैकेंसियाँ होती हैं, समझ रहे कि नहीं। और उसमें से भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो एग्जामिनेशन ही नहीं देने जाते, लगभग 5 से लेकर के 6 लाख के बीच में क्या देते हैं लोग, एग्जामिनेशन देते हैं। उसमें से भी जो पीटी पास करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या लगभग लगभग मान के चलिए आप 15,000 16,000 के आसपास, ठीक है कि नहीं, इतनी होती है। और उसमें से भी सिलेक्शन कितने का हो रहा है, यहाँ पे 950 हज़ार के आसपास का हो रहा है। अब आप देख लो, लेकिन वो जितने भी क्रिकेटर्स की बात करेंगे हम लोग, रेसलर्स की बात करेंगे, तो वो तो क्या है भाई, लाखों में करोड़ों में है। क्यों है, क्योंकि उनकी दिनचर्या बहुत मजबूत होती है, खाने पीने पे कंट्रोल होता है, आदतों पे कंट्रोल होता है, हर बात पे क्या है वो कंप्लीट जो है नियमित जीवन जीने का काम करते हैं, रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। तो आपकी भी ड्यूटी है, अगर आपको भी चाहिए तो इसके लिए कठोर परिश्रम परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही नहीं है, इतना आसान नहीं है, इसलिए उनके सिलेक्शंस होते हैं, ओके। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, निखिल जी कह रहे हैं दोनों में मेहनत लगती है, और तुमसे बेटा दोनों नहीं होती हैं। शाबाश, दोनों में मेहनत लगती है और तुमसे दोनों नहीं होता है, नाइस। चलो, ज्ञान नहीं देना है, पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। चलो आंसर करो फटाफट से। एक निश्चित तापमान पे वायु का दाब खाली जगह के अनुपात में होता है, आंसर करिए जल्दी से। द एयर प्रेशर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बताएं, दूरी, घनत्व, आयतन और वेग। सभी आंसर करो जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी आंसर करो। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आंसर करिए जल्दी से, क्या है सही जवाब।
ना बेटा, मैं तेरे को देखने ही नहीं आ रहा हूँ। सीसीटीवी लगे हुए हैं जहाँ पे तू रहता है, हर जगह पे। पता है हमको तुम्हारा, हमारे खबरी तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं। चलो देखो, मेहनत करो यार, कुछ नहीं, समझ में आ रही है, जबरदस्त मेहनत करो। 12 महीने की बात है, सिर्फ 12 महीने, समझ में आई। 6 महीने अगर करोगे तो बी ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी, और अगर 1 महीने, सॉरी, 6 महीने मेहनत करोगे तो बी ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी, और अगर आप 12 महीने पूरी ताकत लगाते हो तो आपको ए ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी, है ना। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बात समझ में आई। पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आदतों को सुधारना पड़ेगा। टाइम पे टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ये तमाम चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। कब किससे कितनी बात करनी है, ये सब क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ पे लगाम लगानी पड़ेगी, तो जाकर के सिलेक्शन होगा। तपस्या है भैया, समझ में आ रही है, तपस्या है। तप है तप, बिना तप के कुछ नहीं होता है, तपना पड़ेगा आपको, तब काम चलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तप है भैया, तप, बिना तप के काम नहीं चलेगा। करो आंसर जल्दी से। तो राइट आंसर इसका क्या है, देखिए, किसी निश्चित तापमान पर अगर कोई हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर की बात करेंगे हम लोग, तो अगर वो टेम्परेचर कैसा है, सर्टेन है, कांस्टेंट है, समझ में आ रही है। टेम्परेचर क्या ले लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर ले लेते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे पूछ रहा है वो एक निश्चित तापमान पे वायु का दाब यानी प्रेशर ऑफ एयर वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे बताइए, दूरी के, आयतन के, वेग के, या घनत्व के। तो उसका सही आंसर क्या है, डेंसिटी। घनत्व के क्या होता है, आनुपातिक होता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये एयर प्रेशर मान लीजिए, और ये प्रोपोर्शनल किसके पास हो जाएगा, यानी ये डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है ना। चलिए अब देखिए, ये जनरल साइंस है, अदरवाइज हम इसका पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशन करके बता देंगे। खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। करिए जल्दी, आंसर करो भाई। तापमान के कारण पदार्थों में होने वाले प्रसरण के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, जल्दी बताएं। इन रिगार्ड ऑफ टेम्परेचर कौन सा इसमें से सही नहीं है, जल्दी जल्दी बताएं। अभी कुछ एक्सेप्शन बताए थे, वो एक्सेप्शन इस क्वेश्चन में है, अगर आप पहचान पाए तो, अगर आप पहचान पाए तो। सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जरा बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल्स ड्यू टू हीटिंग इज नॉट करेक्ट। क्या है सही जवाब, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है इसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक एक समान प्रसार होता है। दूसरा है, पारद तापमापी तापन के कारण प्रसरण होने के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। पारद मतलब पारा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, Hg। दो रेल की पटरियों के बीच तापन के कारण होने वाले प्रसरण की गुंजाइश रखने के लिए थोड़ा अंतराल रखा जाता है। और डी ऑप्शन, किसी धातु के तार का ताप बढ़ने पर उसकी लंबाई बढ़ती है। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से सारे बच्चे, सभी बच्चे जो जो मारुति कक्षा में हैं, आंसर करिए। देखिए, हमने आपको बताया अभी क्या है, हमेशा एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो सवाल में यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना था जो सही नहीं है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है उसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक एक समान प्रसार होता है। गलत है भाई, बात समझ में आ रही है। देखिएगा यहाँ से, देखो, 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक उसमें क्या होता है, प्रसरण नहीं होता है, एक्सपेंशन नहीं होता है बर्फ में। समझ में आ रही है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, यानी उसमें नैरोनेस होती है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बात समझ में आई। आप देखेंगे 4 डिग्री के बाद में क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है, प्रसार होना स्टार्ट हो जाए। तो ये याद रखना, ये विशिष्ट बात है किसके बारे में, आइस के बारे में। तो यही एक्सेप्शन था। बाकी आप सब जानते हैं कि हमने बताया Hg जो थर्मामीटर होता है, पारा जो थर्मामीटर होता है, उसमें जैसे जैसे हीट होगी तो उसमें क्या होगा, वो हीट के एक्सपेंशन के सिद्धांत पे काम करता है। बात समझ में आ रही है। यानी तापन के कारण प्रसरण के सिद्धांत पे, एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हम बात करते हैं दो रेलवे ट्रैक्स के बारे में, उसकी पटरियों के बारे में, तो उनके बीच में क्या छोड़ी जाती है, जगह छोड़ी जाती है।
अंतराल छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उनमें क्या होता है, एक्सपांसन होता है। हीट की वजह से क्या होता है, पटरियों का एक्सपांसन होता है और इससे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए क्या है, उनमें उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है ताकि दुर्घटना ना हो। बात समझ में आई? क्रैक व्रैक ना आए। अगर हम बात करेंगे किसी भी मेटल के, अगर उसके वायर को अगर हम गर्म करें, उसको उसको टेम्परेचर दें, तो उसके तार में क्या होती है, एक्सपेंशन होता है, यानी तार की लंबाई बढ़ सकती है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, अच्छे से पता कर लीजिएगा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 5। सभी बच्चे आंसर करिए, बताइए जल्दी। किसी पिंड की ऊष्माधारिता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? यहां पे जब हम बात करेंगे तो जरा बताइए, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन व्हाट। क्या है सही जवाब? कोई आपके पास किसी प्रकार का कोई आपके पास क्या है, कोई पदार्थ है आपके पास, या कोई बॉडी है आपके पास, या कोई पिंड है, जरा बताएं। उसकी जो ऊष्माधारिता है यानी हीट कैपेसिटी है, वो जरा बताएं किस बात पे निर्भर करती है? डिपेंड्स ऑन व्हाट। सभी आंसर करें जल्दी से। केवल पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान और आकार पे, पिंड के घनत्व पर, पिंड के द्रव्यमान, आकार और तापमान पर। फटाफट बताइए। ऑन द बेसिस ऑन मास ऑफ द बॉडी अलोन, mass and size of the body, density of the body on the mass, size and the temperature of the body. The right answer is D. तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, कोई भी अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, किसी बॉडी के बारे में, किसी पिंड के बारे में बात करते हैं, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी, यानी कि उसकी जो ऊष्मा को धारण करने की, समझ में आ रही है? हर पदार्थ क्या करता है, हर पदार्थ अपने अंदर क्या रखता है, ऊष्मा रखता है, स्टोर करके रखता है। बात समझ में आ रही है? उसको क्या बोलते हैं आप? ऊष्माधारिता बोलते हैं। समझ में आ रही है? हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो उसके डिपेंड करेगी वो मास पे, उसके द्रव्यमान पे, साथ ही साथ में जो बॉडी है पर्टिकुलर, उसका साइज क्या है, और टेम्परेचर उसका बॉडी का कितना है। तो इन तीनों चीज़ों पे क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पानी, वाटर जो होता है उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सब जानते हैं आप इस बात को कि नहीं जानते हैं? वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? पानी जो होता है वो क्या होता है, देरी से ठंडा होता है और देरी से क्या होता है, गर्म, है ना? जल्दी से गर्म नहीं होता है, देरी से, टाइम लगता है उसमें, और टाइम से ठंडा होता है, टाइम से गर्म होता है। जबकि लैंड मास होते हैं, जो जमीन होती है वो क्या होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। खैर, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करिए। सभी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बताना है, स्टेटमेंट कुछ दे के रखे हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा ठीक नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। सभी आंसर करो। ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सब अच्छे से समझ लीजिए, कंडक्शन। चालन का मतलब कंडक्शन। ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि में ठोस के अणु अपनी स्थिति से हिले बिना एक अणु के दूसरे अणु की ओर ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं। अगला है, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सी है, द्रव्यों और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम संवहन यानी कन्वेक्शन के द्वारा होता है। और डी ऑप्शन, उच्च तापमान वाली किसी वस्तु से निम्न तापमान वाली किसी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रक्रम उन वस्तुओं के एक स्थान को गर्म किए बिना होता है, विकिरण कहलाता है। क्या है सही जवाब? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा अप्लाइड क्वेश्चन है। सब बच्चों को इसका जवाब पता होना चाहिए। करो आंसर भैया। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, क्या बोलते हैं उसको, जबर क्वेश्चन है ना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन और बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर करो आप इस क्वेश्चन का। देखो भाई, यहाँ पे आपको सही का बताना है जवाब, है ना? अच्छा, इसमें से गलत का पता करना है। यू हैव टू फाइंड आउट रॉन्ग और फॉल्स स्टेटमेंट। देखो,
अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि के बारे में। अब ये चालन विधि जो है अंग्रेजी में इसको कंडक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन में क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रोड है और ये सॉलिड है, ये ठोस है, और मैं अगर मान लेता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ, आग लगाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आग लगाने का काम करता हूँ इधर, तो ये क्या होगा, यहाँ से गर्म होने के बाद में फिर ये पूरी पूरी जो रॉड है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये ठोस के जो क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी को, ऊष्मा को आगे ट्रांसफर करेंगे, जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चालन बोलते हैं, आप इसको चालन विधि बोलते हैं, इसको कंडक्शन मेथड बोलते हैं, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये तो स्थिति एकदम सही है, स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऊष्मा के अभिगमन की जो कंडक्शन विधि होती है, चालन विधि होती है, उसमें ठोस के अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, स्थिति से बिना हिले हुए या एक दूसरे की ओर ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं भाई, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट की जरूरत किस में पड़ती है, इंक्रीज की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, अवस्था को बदलना है बस। हीट हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमको जो भी पदार्थ है, जो भी हमारे पास सबस्टांस है, हमको क्या करना है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है। समझ में आ रही है, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं करना है। तापमान में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो याद रखना है आपको, परिवर्तन के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की। हमको अगर पदार्थ की अवस्था बदलनी है तो उसमें हमको जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो ये स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसके अलावा जब मैं बात करूंगा संवहन विधि के बारे में, यानी कि जब हम कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, कन्वेक्शन मेथड के अंदर सब बच्चे अच्छे से पता करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मेथड कहाँ पे काम आता है, अगर लिक्विड है, अगर गैस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हीट होगी वहां से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, भागेंगे, और किधर की तरफ जाएंगे, कोल्ड की तरफ, ठंडे की तरफ जाएंगे। यानी जो शीतल स्थान होते हैं वहां पे क्या होते हैं, द्रव्य और गैस भागते हैं, ठीक है, वहां पे जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ये जो विधि होती है उसको बोलते हैं संवहन विधि, यानी कि इसको बोलते हैं आप कन्वेक्शन मेथड। ओके, इसके अलावा की जब हम बात करेंगे तो विकिरण के बारे में, रेडिएशन के बारे में, तो उसमें उच्च तापमान किसी वस्तु से निम्न तापमान को, किसी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे वस्तुओं के बीच को गर्म किए बिना ही होता है, इसी को क्या बोलते हैं, विकिरण कहते हैं। तो राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको बार बार देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें, जल्दी आंसर करिए। आपको बताना है तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना किसी पदार्थ की द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ अ सबस्टांस इनटू गैस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप इसको, जल्दी बताएं, फटाफट बताएं सारे बच्चे। विशिष्ट ऊष्मा धारिता यानी स्पेसिफिक थर्मोपॉजिटिविटी या हीट कैपेसिटी, या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यात्मक मान, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, और शमन, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है, इसको बोलते हैं, सब बच्चे अच्छे से समझें, वाष्पन की इसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। समझ में आ रही है, तो ये अच्छे से पता आपको होना चाहिए। अगर हमको क्या करना है, बिना टेम्परेचर में परिवर्तन किए तापमान को बदलना नहीं है, जबकि द्रव अवस्था को किस में बदलना है, गैस अवस्था में बदलना है, ठीक है कि नहीं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए चाहिए कि हमको क्या, गुप्त ऊष्मा चाहिए। बात समझ में आ रही, लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल का आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, जरा बताएं।
इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करके, दाब बढ़ा करके, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके, अम्ल और क्षार का प्रयोग करके। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चे जवाब दे सकते हैं इसका। हाउ कैन अ सबस्टेंस बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। चलिए भाई, अगर आपको क्या करना है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? सब बच्चे बताएं जल्दी से, क्या इस करेंगे इसमें? अरे भाई, या तो क्या कर लो, उसकी हीट को, उसकी ऊष्मा को निकाल लो, या फिर उसमें क्या कर दो और उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट बढ़ा दो उसकी। तो क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अरे दाब बढ़ा के क्यों करेंगे भाई? अरे जब टॉपिक ही हीट चल रहा है, ऊष्मा चल रही है, तो इधर प्रेशर कहाँ से आ गया? प्रेशर क्या ये, देखो यार, देखो ना इधर, आप देखो ना सवाल क्या कह रहा है। मेरे पास में आइस है, आइस। आइस में क्या करूं भाई? आइस में टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर में अगर मैं और क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा? ये वेपर बन जाएगा। समझ में आ रही नहीं? ऊष्मा, यानी कि हम इसको वाष्प कह देंगे, है ना। और अगर इसका टेम्परेचर कम कर लूँ तो वापस से क्या हो जाएगा? फिर से ये, यानी और कम कर लूँ तो फिर ये वापस से आइस में आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी इज द राइट आंसर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आराम से आप अपने बढ़िया कॉग्निशन के बेसिस पे, अच्छी अपनी समझ के बेसिस पे, स्टेट ऑफ माइंड के बेसिस पे इनका जवाब दे सकते हो, है ना। इसमें कोई एक्सपर्टनेस की आवश्यकता है सच नहीं है। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या है आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक लॉन्ग वेव रेडिएशन का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, बताओ। कंडक्शन, स्कैटरिंग, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सही आंसर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? फटाफट से बताइए सारे बच्चे, सभी आंसर करिए, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ ये पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में बता करना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हमने आपको बताया था कंडक्शन के बारे में, चालन के बारे में बता चुके हैं। तो चालन के बारे में सब बच्चों को अच्छे से पता चल गया होगा आपको, ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसको नहीं पता है। तो चालन में क्या होगा, मैंने अभी एक रॉड लिया, ये मैं कोई रॉड ले लेता हूँ, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई मोमबत्ती रखना, ये मैं मोमबत्ती बनाई देता हूँ आपको। अरे भाई, ये थोड़ी खतरनाक है, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए यार। तो ये क्या है, मैंने इधर आग लगाई, यहाँ से क्या होगा, ये गर्म होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद में इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे, और पूरी रॉड क्या हो जाएगी, गर्म। तो ये इसको बोलेंगे चालन। समझ में आ रही है? इसमें क्या बोलेंगे, इसको चालन बोलेंगे। तो ये इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। दूसरा आपके पास स्कैटरिंग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सुना होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सुना होगा, बात समझ में आई? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बेसिकली वो इसमें शामिल नहीं होता है, स्कैटरिंग शामिल नहीं होता है, कन्वेक्शन शामिल होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, शामिल होता है। रेडिएशन इसमें शामिल होता है, स्कैटरिंग शामिल नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। अरे वाह, सबका आंसर सही है आपका, नाइस, गुड। अब थोड़ा लग रहा है दमदार, मजेदार, कि कुछ कुछ चीजें सही लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी बताएं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये आधारित है किस बात पे? इट बेस्ड ऑन व्हाट? गुड इमीटर्स आर ऑल्सो गुड ऑब्जर्वर्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट? जल्दी बताइए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ लॉ, और डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन। क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का? सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। सभी आंसर करो फटाफट से। अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं, यानी जो इमिटर्स होते हैं, वो एब्जर्वर भी होते हैं, ये किस पे आधारित है?
सभी बच्चे बताइए, सारे बच्चे जो जो कक्षा में मौजूद हैं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? किरचॉफ लॉ। बात समझ में आई? यहाँ पे किरचॉफ लॉ ऑफ, यहाँ पे जब हम बात करेंगे करंट के बारे में, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, किसी भी जंक्शन से करंट को अगर मान लेते हैं फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे जो फ्लोड करंट होता है और साथ ही साथ में जो आउट करंट होता है, बात समझ में आई, वो कैसा रहता है? वो कंजर्व रहता है, सेव रहता है। बात समझ में आई? उसमें लॉस नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण पे ये क्या करता है? काम करता है। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का, याद रखना है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इसी नियम पे ये क्या करता है? काम करता है। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो दो नियम है किरचॉफ के यहाँ पे जो आपको याद होने चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो क्या होते हैं? अवशोषक भी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी इज द राइट आंसर, किरचॉफ लॉ। समझ में आ रही है? तो गाइज आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जाकर के फिर से एक बार देख लेना। जनरल साइंस के हैं, आपको स्पेसिफिक होने की आवश्यकता इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज जैसे हम आपको समेशन पढ़ाने लग जाएं, समझ में आ रही है? समेशन अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो इसका जीरो, अब इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे ड्राइव करना पड़ेगा, एक एक बात बतानी पड़ेगी, तो सारे बच्चे आप इसमें से भाग लोगे, फिर मुझे 100% पता है। इसलिए अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सामान्य समझिए, और इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी एज सच नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें। कल मिलेंगे 7:15 बजे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक शुक्रिया, जय हिंद।